Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइड। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर नेल नोडिंग्स को। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल विद्यार्थी साइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। नेल नोडिंग्स का लाइफ स्पैन 1929 से 2022 तक रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा लंबा इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। और इससे पहले जो हमने वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स पढ़े हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट इनकी जो फ़िलॉसफी है, क्योंकि पॉलो फ्रेरे और वॉलस्टनक्राफ्ट का जो टाइम रहा है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम रहा है उनका, क्योंकि उस टाइम की जो सोसाइटी थी काफ़ी अलग थी, उनकी अपब्रिंगिंग भी काफ़ी अलग हुई है। और जो नेल नोडिंग से इनके टाइम की जो सोसाइटी है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं थी और इनका जो जीवन रहा है वो बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण नहीं रहा है। तो इनके आप एजुकेशनल थॉट्स पढ़ेंगे तो काफ़ी अलग आपको मिलेंगे। नेल नोडिंग्स की लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड और काफ़ी स्मूथ थी। इनकी शादी के पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ दोनों ही काफ़ी अच्छी रही है। ये एक केयरिंग मदर, केयरिंग वाइफ और दोनों ही फील्ड में, यानी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल फील्ड में काफ़ी ज़बरदस्त इनका जो रोल रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। अब इनकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आता है वो कब आता है, जब ये एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब टीचिंग कर रही थी तो इन्होंने नोटिस किया कि बच्चे ना तो अपने एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट फील करते हैं, ना ही अपने टीचर के साथ कनेक्ट फील करते हैं। क्योंकि बच्चे ना तो अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत फेमिलियर थे और ना ही अपने टीचर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग थी उनकी। क्योंकि जब बच्चे अपने घर से अलग किसी दूसरे माहौल में जाते हैं तो उन्हें चाहिए होता है कि उन्हें भी अपने घर जैसा माहौल मिले। अपने घर में उन्हें जिस तरह की देखभाल मिलती है, केयर मिलती है, उस तरीके का उन्हें अगर माहौल मिलता है तो बच्चे खुश रहते हैं। और अगर उन्हें इस तरीके का माहौल ना मिले तो बच्चे खुश नहीं रहते हैं। और जब बच्चे खुश नहीं रहेंगे तो उनकी लर्निंग पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आता है। तो इसी चीज़ को नेल नोडिंग्स ने स्टडी की है अपने फील्ड में, कि बच्चों को किस तरीके से एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, या फिर उन्हें टीचर्स के साथ किस तरीके से एक कनेक्शन फ़ील कराया जाए जिससे कि बच्चे खुश रहना सीखें। अपने घर के माहौल में जिस तरीके से वो खुश रहते हैं वैसी ही खुशी उन्हें स्कूल में या फिर कॉलेज में मिले। नेल नोडिंग्स ने अपनी स्टडी में एथिक्स ऑफ केयर के बारे में स्टडी की है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। और अभी की जो स्लाइड है इसमें मैंने नेल नोडिंग्स की बायोग्राफी से रिलेटेड 2-4 पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। और इसके बाद इनकी स्टडी, जिस फील्ड में इन्होंने स्टडी की है या जिस टॉपिक पर स्टडी की है उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इनके एजुकेशनल व्यू पॉइंट पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, शी वॉज बॉर्न ऑन 19 जनवरी 1929 इन अमेरिका। नेल नोडिंग्स का जन्म 19 जनवरी 1929 में अमेरिका में हुआ था। शी वॉज अमेरिकन फेमिनिस्ट एजुकेटर एंड फिलोसफर। नेल नोडिंग्स एक अमेरिकन फेमिनिस्ट एजुकेटर और एक फिलोसफर थी। शी हैड अ बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स बट शी completed हर PhD इन एजुकेशन। उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में की है, और इन डिग्री को करने के बाद इन्होंने एक लंबे समय तक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जॉब की है, मतलब एज अ टीचर। इसके बाद जब उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि बच्चे अपने एनवायरनमेंट में खुश नहीं रहते हैं, हैप्पी फील नहीं करते हैं, कनेक्शन फील नहीं करते हैं अपने टीचर्स के साथ, वैसी बॉन्डिंग उनकी नहीं है जिस तरीके से उनकी अपनी मदर के साथ होती है या अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वैसी बॉन्डिंग वो स्कूल में नहीं बना पा रहे हैं। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए नेल नोडिंग्स ने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद उनका जब इंटरेस्ट हुआ तो उन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट में PhD कंप्लीट की। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, स्टडी ऑन एथिक्स ऑफ केयर। नेल नोडिंग्स ने अपनी PhD के दौरान जिस टॉपिक पर स्टडी की थी उस टॉपिक का नाम है एथिक्स ऑफ केयर। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड। इनकी बायोग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने लिमिटेड ही यहाँ पर कंटेंट दिया है इनकी बायोग्राफी से। ज़्यादातर क्वेश्चन इनकी स्टडी से पूछे जाते हैं जो कि इन्होंने अपनी PhD के दौरान की थी। इनका PhD में जो टॉपिक था उससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि एथिक्स ऑफ केयर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम एथिक्स ऑफ केयर के बारे में। इसका फर्स्ट पॉइंट है, नेल नोडिंग्स बिलीव दैट प्राइमरी गोल ऑफ मोरल एजुकेशन शुड बी केयर फॉर अदर्स एंड स्ट्रेंथन ह्यूमन रिलेशनशिप। नेल नोडिंग्स का ये मानना है कि मोरल एजुकेशन का पर्पस या उसका गोल क्या होना चाहिए।
केयर फॉर अदर्स यानी कि दूसरों की देखभाल करना, एंड स्ट्रेंथन ह्यूमन रिलेशनशिप यानी कि मानवीय संबंधों को मजबूत करना। बच्चों को जब हम मोरल एजुकेशन देते हैं यानी कि नैतिक शिक्षा देते हैं तो वो हम किस आधार पे देते हैं? ज़्यादातर उनको रूल और रेगुलेशन सिखा के, उनको अनुशासित करके, या फिर उनको बहुत सारी चीज़ें रटवा कर। इन सब चीज़ों से हम बच्चों का मोरल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। नेल नोडिंग्स का मानना है कि बच्चों में मोरल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हम बच्चों के साथ एक केयरिंग बिहेव करें, उनको एक केयरिंग एनवायरनमेंट दें। क्योंकि रूल और रेगुलेशन सिखा के या फिर बच्चों को डिसिप्लिन सिखाकर हम बच्चों में डर पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको केयर दोगे, उनके साथ केयरिंग वाला बिहेव करोगे, तब बच्चे इमोशनली आपके साथ अटैच होते हैं। एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बॉन्डिंग क्रिएट होती है। इससे क्या होता है कि बच्चों में और टीचर में एक अच्छा संबंध स्थापित होता है, जैसा कि उनका अपनी माँ के साथ होता है। इसी का सेकंड पॉइंट है, शी इंट्रोड्यूस टर्म लाइक वन केयरिंग एंड केयर्ड फॉर, emphasizing the morality arise through the reciprocal relationship। नेल नोडिंग्स ने अपनी स्टडी के दौरान दो शब्दों का प्रयोग किया है। पहला है वन केयरिंग और दूसरा है केयर्ड फॉर। वन केयरिंग का मतलब है जो देखभाल करता है, और केयर्ड फॉर का मतलब है जिसकी देखभाल की जा रही है। वन केयरिंग को आप टीचर से रिलेट कर सकते हैं और केयर्ड फॉर को आप स्टूडेंट से रिलेट कर सकते हैं। इसी में एक जो लाइन है, मोरालिटी अराइज थ्रू रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। नेल नोडिंग्स ने ये कहा है कि मोरालिटी कैसे विकसित होगी, यानी नैतिकता का विकास आप कैसे करेंगे? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के आधार पर, यानी कि आदान प्रदान का जब संबंध होगा, यानी कि जब आप किसी को केयर दोगे, किसी की देखभाल करोगे, तो बदले में भी आपको केयर या देखभाल मिलेगी। इसी चीज़ को रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कहा है। और ये किस चीज़ का आधार है? ये मोरालिटी का आधार है, यानी नैतिक शिक्षा का। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, शी emphasized that women's experience and caring nature should be recognized and valued in educational practice। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि नेल नोडिंग्स एक अमेरिकन फेमिनिस्ट हैं, तो उनका फेमिनिज्म इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि उन्होंने इस चीज़ की बहुत वकालत की है कि फ़ीमेल्स को ज़्यादातर टीचिंग फील्ड में होना चाहिए, क्योंकि एक फ़ीमेल टीचर जितना लव, अफेक्शन और केयर दे सकती है बच्चों को, उतना आप मेल टीचर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनका ये जो फेमिनिज़म का कॉन्सेप्ट है, यानी कि टीचिंग फील्ड में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और महिलाओं की भागीदारी अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, फोकस ऑन इमोशनल कनेक्शन, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। नेल नोडिंग्स की जो स्टडी है वो सिर्फ एक ही बात पर फोकस करती है कि आप टीचर और स्टूडेंट के बीच में इमोशनल कनेक्शन, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ये किस आधार पे विकसित करोगे। और इन सब का आधार है एथिक्स ऑफ केयर, यानी कि जब टीचर बच्चों की केयर करेगा तभी बच्चे भी टीचर की केयर करना सीखेंगे, और इसी के आधार पर ये जो एथिक्स ऑफ केयर उनमें डेवलप होगा, यानी केयरिंग वाली जो भावना है ये बच्चों में जब विकसित होगी, तब ये बड़े होकर अपने परिवार में, अपने समाज में इस तरह की भावना का आदान प्रदान करेंगे, और इससे जो है समाज में हम नैतिकता को स्थापित कर पाएंगे। तो ये थी एथिक्स ऑफ केयर के बारे में एक बेसिक नॉलेज, जहाँ पर हमने ये पढ़ा कि एथिक्स ऑफ केयर होता क्या है और ये नैतिकता से किस प्रकार संबंधित है। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि आप एथिक्स ऑफ केयर, यानी कि बच्चों के अंदर ये जो केयर करने की भावना है, ये किस प्रकार से आप उनके अंदर विकसित करोगे। तो ऐसे कौन कौन से की कंपोनेंट होंगे या ऐसी कौन सी प्रोसेस होगी जिससे कि आप बच्चों में एथिक्स ऑफ केयर को डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 की कंपोनेंट दिए हैं जो कि एथिक्स ऑफ केयर को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा है, दीज कंपोनेंट आर इसेंशियल फॉर नर्चरिंग रिलेशनशिप इन एजुकेशन और केयर बेस्ड मोरल एजुकेशन। यानी कि ये जो 4 कंपोनेंट हैं ये किसी भी रिलेशनशिप को, विशेषकर छात्र और शिक्षक के मध्य जो संबंध है उसको बहुत ही ज़्यादा परिपक्व बनाते हैं। नर्चरिंग का मतलब होता है पोषित करना या फिर परिपक्व बनाना। इसके बाद है केयर बेस्ड मोरल एजुकेशन। अगर आप बच्चों को मोरल एजुकेशन देना चाहते हैं तो किस बेस पर देंगे? केयर बेस्ड पर, यानी कि देखभाल के आधार पर उनके अंदर नैतिकता का विकास करना। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन। जब आप बच्चों में एथिक्स ऑफ केयर यानी कि केयर करने की भावना विकसित करना चाहते हैं तो आप बच्चों के अंदर ना तो नियम के माध्यम से उनको देखभाल करना सिखा सकते हैं, ना अनुशासन के माध्यम से उनको देखभाल करना सिखा सकते हैं, जब तक कि आप
खुद उनके साथ वैसा व्यवहार ना करें। यानी कि अगर आपको बच्चों में देखभाल करने की भावना विकसित करनी है तो सबसे पहले आपको खुद उनकी देखभाल करनी होगी, उसके बाद ही वो आपसे देख करके सीखेंगे कि देखभाल कैसे की जाती है। इसके बाद है डायलॉग। डायलॉग का मतलब है कम्युनिकेशन। जब आप बच्चों के साथ इस प्रकार का कम्युनिकेशन करते हैं जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के साथ करती है, तब हम बच्चों के अंदर एथिक्स ऑफ केयर को डेवलप कर पाते हैं। इसके बाद है प्रैक्टिस। ऊपर ये जो 2 पॉइंट है मॉडलिंग और डायलॉग, जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस का मतलब है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस कब होता है? जब हम कोई चीज़ बार बार दोहराते हैं। तो जब हम बच्चों के सामने डेमो करके दिखाएंगे या उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो इस तरह की एक्टिविटी उनके अंदर एथिक्स ऑफ केयर को डेवलप करती है, और यही चीज़ आपको बार बार करनी है। और इसके बाद है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का मतलब है एनकरेज करना। देखिए, जब बच्चों के साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे उसी व्यवहार को वो देखकर सीखते हैं, और जब वो सीखते हैं तो उसी व्यवहार को कॉपी भी करते हैं। जब वो कॉपी करें तो आपको उस समय उनको एनकरेज करना है, जिससे कि उनको ऐसा लगे कि इस प्रकार का व्यवहार करना हमारे लिए अच्छा है, और इससे आप उनके अंदर एथिक्स ऑफ केयर को डेवलप कर पाएंगे। तो ये थे एथिक्स ऑफ केयर के 4 कंपोनेंट। नील नोडिंग्स ये कहती हैं कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ आप उनके अंदर एथिक्स ऑफ केयर की भावना भी विकसित करें, क्योंकि एथिक्स ऑफ केयर यानी कि दूसरों की देखभाल करना, ये भावना इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा कितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले, अगर उसके अंदर इस प्रकार की भावना विकसित नहीं है, यानी कि दूसरों की देखभाल कैसे की जाती है, तो वो अपने जीवन में बहुत जगहों पर असफल हो सकता है। जैसे अगर उसके अंदर इस प्रकार की भावना विकसित नहीं है तो वो अपने परिवार में सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाएगा। जब उसका विवाह होगा तो वो अपने दाम्पत्य जीवन में इस प्रकार के इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब उसके अंदर देखभाल करने की भावना ही विकसित नहीं हुई है तो वो किस प्रकार से दूसरों की देखभाल करेगा, और जब वो खुद दूसरों की देखभाल नहीं करेगा तो उसकी भी कोई देखभाल नहीं करेगा। यानी ये म्यूचुअल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नील नोडिंग्स ये कहती हैं कि इस प्रकार की भावना अगर आप बच्चों में बचपन से ही विकसित करेंगे तो इसके आगामी परिणाम वो भविष्य में देख सकता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम नील नोडिंग्स द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के नाम। मैंने सिर्फ 3 किताबों के नाम दिए हैं जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। इनमें से नील नोडिंग्स की जो फर्स्ट बुक है वो है केयरिंग, अ फेमिनाइन अप्रोच टू एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन। सेकेंड है द चैलेंज टू केयर इन स्कूल, और थर्ड है वुमेन एंड एविल। इनमें से ऊपर की जो 2 किताबें हैं ये एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने इनको हाईलाइट किया है। बाकी थर्ड बुक अभी तक नहीं पूछी गई है, हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिया जाए, तो आप तीनों बुक्स के नाम याद रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की आखिरी स्लाइड, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है, और साथ ही साथ हमारा यूनिट 1 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद शुरू करेंगे हम यूनिट 2 को। लेकिन यूनिट 2 को शुरू करने से पहले मैं यूनिट 1 के जितने भी सेक्शंस हैं उनकी एक कंबाइंड रिवीजन क्लास लेके आऊँगी, और साथ ही साथ उसमें आपको PYQs भी सॉल्व करवाऊँगी, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।